बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, जबकि और भी पीछे वाले रूम में और भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसके सामने से देखने का मजा कुछ और है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जहाँ पर 2 लोग हैं 3 कर लें, तो आप अपने साथियों को जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं। ये मेरा अपना मशवरा है, ऐसे आप लोग समझदार हैं, दावा होगा मतलब मेरे लिए। तो आज के फंक्शन के अध्यक्ष और बिहार हेरिटेज के डायरेक्टर और विरासत की दुनिया में बिहार के बेताज बादशाह, जिसको आज हमारे सामने विजय चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, और इसलिए भी स्वागत करता हूं कि आज हमारे विश्वविद्यालय के हमारे प्रांगण में आप यहाँ पधारे। गर्चे जगह बहुत कम है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ा है, और अपने घर पर अगर कोई भी फंक्शन होता है तो बच्चों को खुशी कितनी ही कमी क्यों न रहे, लेकिन खुशी ज़्यादा होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो मैं आपको तमाम बच्चों की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ, पटना विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं मैडम का जो कलकत्ता से आई है, आर्कियोलॉजी और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का और कल्चर का ये 2 चोरी दामन का रिश्ता है। मैडम का इत्तेफाक की बात यह है कि आर्कियोलॉजी ही इनका मेन मतलब इनका ये है। और आप तमाम लोग जैसा कि जानते हैं कि मैडम जो है बिहार में हमेशा आते हैं, आती रहती है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में पहली बार आई है। मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब भी बिहार गवर्नमेंट आपको बुलाए, खाली एक फूल आ जाएगा तो मैं अपने डिपार्टमेंट में आपके बच्चों से आपका से बात मैं करवाऊंगा। एक टीचर को क्या चाहिए? टीचर का खुराक कौन है? कौन है खुराक? स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट रहेंगे तो टीचर्स खुद बहुत अच्छा पढ़ाने लगते हैं, खुद अच्छा से अच्छा रास्ता आपको दिखाते हैं। तो मैडम, आपका मैं स्वागत करता हूँ कि और पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास की तरफ से मैं आप तमाम बच्चों को जो यहाँ पर आप लोग आए हैं, आप तमाम लोगों को भी मैं स्वागत करता हूँ कि बहुत कम समय में रैली का समय था, उसके बाद यूनिवर्सिटी बलात्कार आपसे खुला है। उस दिन के लिए जो है सिर्फ मैडम के व्याख्यान को सुनने के लिए आप लोग जो आए हैं, मैं आप लोगों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत कम समय में, और चूँकि होली का ये था और प्रोग्राम पहले से मैडम का बना हुआ था, इसलिए जो है आप लोग आए और बहुत संख्या में यहाँ पर मौजूद है। मैं आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ पटना कॉलेज के अविनाश साहब का, जो हिस्ट्री के लेक्चरर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पटना कॉलेज से आए हुए तमाम बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। आयुष विभाग के बच्चे जितने भी हैं और विरासत कमेटी के जितने भी लोग हमारे जो पदाधिकारी हैं, वहाँ जो काम करने वाले हैं, सभी लोग आए हैं, तो मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ। हमसे और आपसे जो बात हमेशा होती रहती है, हम एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। जिस चीज़ के लिए, जिस जगह के लिए, जिनके लिए आप तमाम लोग बैठे हैं, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बंजर सिंह से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है मैडम का जो है हम लोग सेवा ज़्यादा लें, ताकि जो है हमारे बच्चे कुछ सीख सकें। धन्यवाद। इतिहास विभाग के प्रांगण में इसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इसी विभाग में, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस विभाग के स्वर्णिम इतिहास के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। में हुई थी
और ये इंडिया में 5वां सबसे पुराना जो विभाग था जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हुई थी। और इस विभाग की अपनी खासियत है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा म्यूजियम है जिसमें कि अगर हम देखेंगे तो एक कंप्लीट कल्चर सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया गया है। जो हम लोग आर्कियोलॉजी के बच्चे को पढ़ना है वो न्यूलिथिक से लेके और बाल काल तक के एविडेंसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि आप जानते हैं कि इस विभाग ने खुदाई आरंभ की थी, जिसमें अगर चिरांद देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करने का श्रेय हमारे ही विभाग को जाता है। वहाँ पे खुदाई हुई, वहाँ के न्यूलिथिक टूल्स भी हमारे यहाँ रखे हुए हैं, बोन टूल्स रखे हुए हैं। इवन अगर आप देखेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं पॉटरी NBPW, इसके हर एक प्रकार के सेट्स हमारे म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसके अलावा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बाद में भारत सरकार ने उसकी खुदाई कराई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसकी खुदाई कराई, लेकिन उसकी शुरुआत करने का श्रेय भी हमारे ही विभाग को जाता है। मनेर में खुदाई हुई है, तो बहुत सारे साइट्स पे खुदाई हुई है हमारे इस विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे इस विभाग का एक अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ से जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं आज इंडिया में टॉप मोस्ट पोस्ट पे हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं। अगर अभी रिसेंटली देखेंगे तो इस विभाग का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। और हम लोग पूरे विभाग की तरफ से सभी जो हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि हैं सभी का स्वागत करते हैं कि आप इस विभाग में आए हैं। ये विभाग एक तरह से धन्य तो हो ही गया है आपके आने से, क्योंकि एक दो यूनिवर्सिटी यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी एक अपना है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी म्यूजियम की शुरुआत मानते हैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो म्यूजियम है आशुतोष म्यूजियम, वो सबसे पहला म्यूजियम माना जाता है। तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा म्यूजियम है, हमारे यहाँ भी है। तो एक दो संस्कृतियों का एक संगम है। तो इस विभाग में है, तो ये गौरव का विषय है कि हम लोग इस विभाग के स्टूडेंट रहे। मैं खुद इस विभाग का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने यहीं से पढ़ाई की है और मैं अभी यहीं पे पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो चलिए सबको यहाँ पे स्वागत करते हैं और हम लोग अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैडम के व्याख्यान को सुनेंगे, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद। और मैं प्रोफेसर बदर आरा मैडम जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष हैं यहाँ के और अभी प्रोफेसर हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि विष्णुप्रिया मैडम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। Department of Archaeology, Calcutta University. She has been a recipient of many awards and grants, a postdoctoral visiting fellowship in UK, and awarded by the Nehru Trust of India, Indian Collection at the Victoria Memorial, Victoria and Albert Museum 2001. UK Jewel Award from the Nehru Trust of Indian Collection at the Victoria and Albert Museum 2009. A short-term grant from Foundation Paris 2009, and Dr. Vishnupriya of Research received the grant from Research Grant from Society of Antiquity of London 2015. She was also nominated by ICTR as a member of Indian delegation that visited Vietnam in 2005 and remained an honorary lecturer of University College London 2010-2014. Her specialization is in Bengal history, and she also researches extensively on archaeology, theory, history of Indian archaeology, heritage studies. She has successfully completed different research projects in the area of her interest, including British Academy project entitled Surveying the Empire,
I must first thank Dr. Vijay Chaudhary, who is my long-term friend and colleague. And in fact, whatever little experience I have had of Bihar archaeology is because of Dr. Chaudhary. So I have been coming here maybe for the past 15 to 20 years, and also as part of KP Jaiswal research programs, and also Bihar Heritage Society get to visit some archaeological sites. And I would like to extend my sincere thanks and gratitude to the head of the department of this very, very ancient and esteemed department, to the esteemed faculty members. I, established in 1949, that is just post-independence. Patna obviously had a big role to play in promoting historical research. My teachers, I did my post-graduation from Delhi University. So my teachers, Professor T.M. Jha, I was very close to him. I just got to know that he studied in the Department of History. So I used to hear a lot of stories about Patna University from sir, and I had the good fortune of meeting Professor R.S. Sharma in Delhi when he was invited by Professor Jha in one of our ancient history classes. So, this is also a kind of, I'm remembering my old teacher, Professor Jha, especially today, and it gives me great pleasure, and I must express my gratitude to all of you for inviting me here. I won't take much time, and what I'll be talking about, I think I have about 40-45 minutes. Okay, so 40-45 minutes, because I always feel that we all tend to get a little bored after 45 minutes. So I would please expect questions from all of you, and feel free to ask in Hindi. Even if my Hindi is weak, I'm sure there will be others to help me. Now, what I'll be talking about today is beyond material culture, archaeology, local history, and collective memory. This is something that I'm working on right now. As Ma'am just said that in archaeology one has to develop a specialization. So my specialization is in history. But since I'm a student of history, I did my post-graduation from Delhi University in history and then went to Technical College for a PhD. So I always am more interested in looking at the historiography, looking at how perceptions of material culture, how they are built up, looking at local history, looking at cultural memory. So these things, I've been working on these issues for the past 7 years. In the case study is the region where I'm working and also carrying out field work is the Sundarbans, the largest mangrove delta of the world. In fact, it's not all the delta now. So the largest mangrove riverine system in the world. And I've been also looking at the questions of interface between archaeology, ethnography, heritage, etc. So beyond specialization and seeing how these days we do not talk of just disciplinary configurations. So beyond disciplines, okay. So I will be explaining with some examples, and I will also be talking about some of the instances from Bihar. And if there are PhD scholars here, or if people are interested in doing a PhD, I think the scope is immense in these areas. So the studies of material culture
And archaeology is always associated with material culture. I don't know, in Bengali we say Bostu Sanskriti. I don't know what it is in Hindi. So basically material culture is studies of material culture are traditionally understood as moving between empirical studies, like when you are identifying pottery and describing the features of pottery or stone tools, and more theoretical and cultural expressions. The empirical trend, that is what you are experiencing through your, through your vision, through your touch, etc. That is firmly devoted to object analysis, to the analysis of forms, material, and manufacture, and it does not engage with social relations. Now, in archaeology, we see that there have been simplistic readings of things, like pottery. It is considered to be the functional aspect, or either the functional aspect is is emphasized, like what is pottery, what is a particular shape, a particular thing, what does it stand for, or symbolical, like what it is symbolizing, whether it's ritual, whether it is non-ritual, like that. And but here I am arguing that instead of looking at material culture from these parameters, what is important is to look at materiality. That is, trying to build associations between different classes of artifacts, and not only artifacts, material habitats or life world, as we say. It's a compelling notion. So, a notion which combines biographies of objects, deities, and all manner of immaterial things. These are material and also immaterial things, where we talk of cultural memory. And these, the material and the immaterial, they cannot be separated. Okay? Martu is a very famous French philosopher. I will not go into the details of his complementary theory of practice, but basically what Martu said, that there are, we grow up with some influences in our life from your childhood. We grow up with some influences which shapes our the way we look at the world. Okay, so how do all these things constitute the way you look at the world? Okay, so the perceptions become important. So I think you can already understand not just the material thing, but also the immaterial, and how both are enmeshed with one another. It is possible to have, next slide, it is possible to have a theory, or what we call a biography of objects and artifacts. And particularly influential example, a lot of work has happened in anthropology. A particularly influential example in anthropology is the book by Arjun Appadurai, The Social Life of Things, where Appadurai is saying that objects, sometimes we make a distinction between a gift and a commodity. Commodity is something that is marketable. Okay? So he gives examples from everyday life. That suppose you are giving someone a particular तो क्या है, बांग्ला भी आता है ना आपको? हाँ? तो कभी मेरा हिंदी नहीं होगा तो
पंगा में मैं बोल दूंगी ना। तो क्या होता है, जो उपहार होता है ना, गिफ्ट, तो सोचिए कि एक फ्लावर वास उपहार हुआ, हाँ, तो फिर वो एक दूसरे को जब उपहार देते हैं, खाली उपहार को नहीं देते हैं, तभी कोई सेल होता है, ऑक्शन होता है, तब वो कमोडिटी हो जाता है, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट और वस्तु, कॉन्टेक्स्ट जो बोलते हैं ना, जब गिफ्ट देते हैं, आप आपको दोस्त को गिफ्ट देगा, तब एक कॉन्टेक्स्ट है। जब आप वो सेल कर देगा, ऑक्शन कर देगा, और एक कॉन्टेक्स्ट है। ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। तो ये जो गिफ्ट और कमोडिटी, तो एक ही ऑब्जेक्ट का हम आत्मचरित बोलते हैं, बायोग्राफी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप देखिएगा तो कॉन्टेक्स्ट वाइज उसका फर्क पड़ता है, राइट? सो आई डोंट नो, आई एम कल्चर, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल कल्चर जब हम लोग बोलते हैं, खाली वो फंक्शनल एस्पेक्ट और सिंबॉलिकल एस्पेक्ट वैसा सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। फंक्शनल मटेरियल और इमटेरियल परसेप्शंस जिसको हम बोलते हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े। सो मटेरियलिटी, सो मटेरियल कल्चर और मटेरियलिटी में यही फर्क है। Materiality is a set of cultural relationships. ये सब सांस्कृतिक सांस्कृतिक relationships है। और यही इधर ही क्या होता है कि आर्कियोलॉजी खाली आर्कियोलॉजी नहीं रहता है, इसमें एथनो हिस्ट्री, आपका एक ऑब्जेक्ट का जो इतिहास, हाँ, और ऑब्जेक्ट अभी कैसे कौन कम्युनिटी यूज करता है, ये सब मिलकर एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने आते हैं। सो मटेरियलिटी इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ कल्चर। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस कि मटेरियल कल्चर और मटेरियलिटी, ये दोनों के अंदर फर्क क्या है। I hope I've been able to explain. Later, आपको कोई questions है, please definitely हमको पूछ लीजिए। So, now materiality के साथ और एक जो जुड़े हुए हैं वो है पावर। पावर जब बोलते हैं, पावर मतलब खाली पॉलिटिकल पार्टीज का पावर नहीं। अभी इलेक्शन आ रहा है, हाँ, ऑल ओवर इंडिया तो एक पॉलिटिकल पार्टीज का पावर हम लोग देख रहे हैं, वो पावर हम नहीं बोल रहे। ये पावर आपस में हम लोग का जो रिलेशंस है, आपस में ये पावर रिलेशंस हो रहा है। एक मैं आपको वो एग्जाम्पल दूंगी कि एक पर्टिकुलर से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट वो कैसे पावर के बारे में बात करता है। I'll talk of that। Now here जो आप देख रहे हैं इजिप्शियन पिरामिड, इजिप्शियन कॉस्मोलॉजी वर्ल्ड व्यू जो हमको बोलता है, वो क्या बोलता है कि द सुपीरियरिटी ऑफ द इममटेरियल वर्ल्ड। लाइक फैरो के बारे में आप लोग जानते हैं, फैरो का एक पावर है और उसके ऊपर ही एम्फेसिस इधर देते हैं। मगर वो जो पावर परसेप्शन, वो फैरो, वो ये पिरामिड के भी इट्स बेसिकली इनहेरेंट इन द पिरामिड मॉन्यूमेंटैलिटी। तो ये पिरामिड इजिप्ट का कॉमन लोगों के बारे में नहीं बोलता है। It talks about the kings and the pharaohs, so one particular Shakti power which is divorced from the community.
आम जनता का पावर इधर नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ और सुंदरबन में जो मैं काम कर रही हूँ, उधर वो आम जनता का पावर हम कैसे देखते, how do I see this through archaeology and ethnohistory, cultural memory, वही मैं देखती हूँ। अभी देखिए कि कुछ ये पावर जो हम बोलते हैं, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, सोशल साइंटिस्ट मिशेल फूको, उन्होंने बोले थे, these are his two famous words, that जो पावर के बारे में हम बोलते हैं, पावर हम लोग खाली पावर मतलब राष्ट्र नहीं है, पावर मतलब स्टेट नहीं है, पावर हम लोग का इंटरनल रिलेशनशिप्स, आपका फैमिली, आपका फैकल्टी, आपका योर फ्रेंड्स, सबके अंदर ये पावर is vested. So power shouldn't be seen just as state-centric, okay? And material culture becomes an effective way to understand power. अभी आप देखिए पटालीपुत्र, next ये कुम्हरार आपके बहुत ही familiar ये है, ये साइट है। कुम्हरार आपको कैसे क्लास में क्या आप लोग को टीच करता है कि टॉकिंग अबाउट द मौर्यन कैपिटल, टॉकिंग अबाउट मौर्यन इंपीरियलिज्म। तो एक इंपीरियलिज्म ऑफ पावर, ओके, उसके बाद में आई मीन द कम्युनिटीज, द कॉमन पीपल, उन लोग कैसे रहते थे, उन लोग का जो अंदर कैसे पावर का रिलेशनशिप्स था, वो आपको कुम्हरार से पता नहीं होगा। So it is important, and there archaeology becomes very important when you spread your interest outside these remains. Okay, so Pataliputra is one example. I had done research on Pataliputra का जो history है, the methodologies का excavation, colonial times से, models, पुनर, till the present, कैसे वो चेंज कर रहा है। और इसके साथ नेशन बिल्डिंग, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है, उस समय एक राष्ट्र चिंता के साथ बिहार में कैसे पाटलिपुत्र का हिस्ट्री connected हो गया। Okay, so these things I think are very important. और इधर और एक बात मैं बोलने चाहती हूँ, because those things I work with, that is, ये कभी-कभी हम लोग ये ज़ूलू कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका का। तो अब देखिए, आप जब कोई ट्राइबल लैंड में जाते हैं, क्या होता है कि ट्राइबल कल्चर, ओके, इको टूरिज्म, इको रिजॉर्ट्स, ये बहुत हाईलाइटेड होता है। तो क्या होता है, अब कॉलोनियल पीरियड में क्या था कि एक मुंडा ट्राइब, आप लोग सभी बिरसा मुंडा का यू नो अबाउट बिरसा मुंडा, सो इनको अभी मुंडा का हिस्ट्री वो ऑथेंटिकेट, लाइक ओरिजिनल मुंडा हिस्ट्री, मुंडा, if I can say a nationalism or national pride of the Mundas, and using the word national, not meaning Rashtra, but उस community का जो pride, बिरसा मुंडा उधर एक बहुत important figure है, okay? So हम लोग देखते हैं कि कोई particular tribal culture, उसको colonial period में ना tribal culture, tribe एक
Drishtant, a unique entity, like featured as a unique entity in particular tribal costumes, etc. Abhi, if you see the various museum displays on tribal artifacts, etc. So we call that fetishizing the past. मतलब वो एक ट्राइब का यूनिक कौन सा है, we try to bring it out and we say यही है uniqueness of the tribe. मगर ये सब जो मीनिंग्स ये आरोपित है, हम लोग वो ट्राइब के ऊपर ये आरोपित कर रहा है, मगर उन ट्राइब में डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, सो उन लोगों ने कैसे आपका प्राइड देखते हैं. Not everyone would like to be considered to be a proud Buddha. उनके अंदर बहुत डिविजन्स हैं, उनके अंदर पावर ट्रेजेक्टरीज है, पावर है, ओके. ये सब फीचर करना जरूरी है, अदरवाइज वो कॉलोनियल टाइम्स में जैसे हम ट्राइब को देखते थे वो एक ही स्टाइल में ट्राइब को देखना अभी तक चालू है. लाइक ट्राइब इज समथिंग वेरी यूनिक, उसके अंदर वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, मगर वैसे तो नहीं है, बहुत चेंजेस कर रहा है, बहुत चेंजेस हुआ है. ट्राइब में भी हायरार्की है और कोई ट्राइबल लीडर अपना पावर जरूरत अपना पावर सुपरइम्पोज करता है ऑन द अदर्स. सो ये है पावर का गेम, राइट. सो हियर वी सी दैट आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स आर हाइलाइटेड to authenticate the past, to authenticate the community, but उसमें ये सब power relations हैं. So I hope you can understand what I mean by power. Not the Rashtra power, not the power of the state power. गरम हो गया रे, बहुत ज़्यादा गरम हो गया. किसका कैमरा है? पाते हैं विदाउट परमिशन फ्रॉम द इंडिजिनस कम्युनिटीज, क्योंकि इन लोग दे थिंक राइटली दैट दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड. ओके, ये जो वाइट कॉलोनाइजर्स इन लोग बाद में आए हैं. एज ए रिजल्ट आई रिमेंबर एक मेलबर्न में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, अफ्रीकन आर्कियोलॉजी एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजी. तो इंडिजिनस ग्रुप्स वर प्रेजेंट, और ये जो इंडिजिनस जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सी हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग क्या व्हाट डू वी थिंक कि एवरीथिंग scientific excavation is important. It is definitely, but sometimes हम लोग थोड़ा sensitization का जरूरत है कि आप जहाँ excavate कर रहे हैं किसका लैंड है. हम लोग तो इधर से जाते हैं, पटना कलकत्ता से जाते हैं, मगर लैंड किसका है, उधर राइट्स किसका है, जो कम्युनिटीज है उधर. How do they look at those places? ये aboriginal जो communities, Australian aborigines के बारे में मैं बोल रही हूँ, इधर एक कुछ laws है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कि aborigines जो rights हैं, वो rights को खंडन करके आप कभी excavation नहीं कर पाएंगे. So the aboriginal communities, उन लोग को involve करना होता है in archaeological work. So archaeology actually ये जो scientific बात हम लोग बोलते हैं ना, that has to be questioned. Skills तो लगेगा excavation के लिए, but वो skills मतलब कि ये है
that you are being authoritarian, कि आप ही जो आप समझते हैं एज आर्कियोलॉजिस्ट वो आप आरोप करते हैं ऑन द पास्ट, ऑन अ पर्टिकुलर साइट। बहुत इम्पोर्टेंट है दैट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स should be taken up with locals, with indigenous groups. Okay, एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक आर्कियोलॉजी। पब्लिक हम किसको बोलते हैं? ओके, लाइक इन बंगाली हम लोग पब्लिक जॉनो बोलते हैं। ओके, पता नहीं हिंदी में जनता। ओके, सो ये जनता के साथ मैं ये काम सुंदरबन में कर रही हूँ। सो आई वर्क विद द लोकल पीपल एंड कोई कुछ थ्योरीज है इसका, और कैसा सब वेरियस पब्लिक हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इन रूरल लैंड एक्सेट्रा, एंड पब्लिक आर्कियोलॉजी एंड कम्युनिटी आर्कियोलॉजी और एक टर्म आता है। नागालैंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग का दोस्त है, वो कम्युनिटी आर्कियोलॉजी कर रहे हैं नागा कम्युनिटीज को लेकर। ही हिमसेल्फ इज अ नागा। ओके, एक न्यूरोथिक साइट वो तियातोशी जानी वेरी फेमस, एक न्यूरोथिक साइट को एक्सकवेट किए हैं एकदम रिमोट एरियाज ऑफ नागालैंड। तो उधर ही हैज इन्वॉल्व, वो तो साइंटिफिक एक्सकवेशन कर रहा है, ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी you have to develop certain skills, but he has involved the communities. So community archaeology क्या है? How from not a exalted position but एक समता, I mean on a equal level हम लोग कैसे डील कर सकते हैं with sites, building cooperation with the local people, building cooperation not only local people मगर इंडिजिनस ग्रुप्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो फॉर द लास्ट 10-15 बंगाल इंडिया में इतना नहीं है, इधर आर्कियोलॉजिकल वर्क इज बेसिकली एएसआई डोमिनेटेड और स्टेट डिपार्टमेंट डोमिनेटेड, मगर ये पब्लिक आर्कियोलॉजी जो थोड़ा बहुत हुआ है आई एम डूइंग इन सुंदरबन एरिया, वो केरला में हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग काम, एंड केरला में नोट्स 100% लिटरेसी, तो उन लोग उधर लोगों का माइंड व्यू, वर्ल्ड व्यू भी थोड़ा अलग है। हाँ, तो बहुत अवेयर है, बहुत कॉन्शियस है। तो एनीवे, तो मैं जो बोल रही हूँ दैट हाउ ये जो कॉलोनियल पीरियड में था कि यूनिक नागा, यूनिक मुंडा, ज़ुलू, मगर वो आरोपित है बाय द कॉलोनियल पावर, और वही अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये नागा जो कैसे अपने आप को सोचते हैं, अपने आप का अतीत को सोचते हैं, एंड द मुंडास एंड ऑब्वियसली द ज़ुलूस। सो मैं वो नागा आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स के बारे में, सो ये सब जो पिक्चर आप देखते हैं ना, ऐसा करके एक नागा को अभी कॉलोनियल स्टेट में दिखा, they highlight a Naga identity like that, and it still continues in textbooks, in anthropological survey monographs. मगर इन लोग का अंदर का जो relations, how they look at their identity, वो स्वतंत्र हम लोग बोलते हैं, तो वो ज़्यादा काम नहीं होता है, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी फॉर दैट। सो आदिवासी, हम लोग अभी ट्राइबल वर्ड नहीं यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड आदिवासी। ओके, नाउ बहुत इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो अभी आप लोग गणेश देवी का नाम सुना है क्या? गणेश देवी का बहुत इम्पोर्टेंट एक मूवमेंट हुआ था इन गुजरात, विच इज़ कॉल्ड वाचा, एंड वो यही बोला था कि आदिवासी would be curators of their own culture rather than objects of display. आदिवासी उन लोग का एक म्यूजियम है, उधर आदिवासी
कौन ऑब्जेक्ट्स को अपना इतिहास के साथ जुड़ते हैं और उनका वो ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले हुआ है ये म्यूजियम में, इट्स कॉल्ड द म्यूजियम ऑफ वॉइस। सो इधर से जो आता है कि आर्कियोलॉजी के साथ और एक आ जाता है वो है मेमोरीज, स्मृति। एक साइट के बारे में क्या स्मृति होता है, उधर का वी कॉल इट कल्चरल मेमोरी, सांस्कृतिक स्मृति, उधर का जो कम्युनिटीज है उनका क्या स्थिति है, ओके कैसे वो रिमेम्बर करते हैं वो पर्टिकुलर साइट, राइट। लाइक एज आई सेड, इधर बिहार में बहुत वो स्कोप है, यू हैव टू कम आउट द मेन स्ट्रीम, Pataliputra or Kumraha or even when you go to the remote villages, हाँ कभी ऐसे काम हुआ है और कल्चरल मेमोरी कि उधर का जो लोकल कम्युनिटीज है, जो गोष्ठी है, कैसे उन लोग अपना पास्ट को देखते हैं। हम लोग तो राजगीर में सी, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। Rajgir, when I visited with Dr. Chaudhary, so there are these oral myths which are surrounding Rajgir कि ये बिंबिसार का ये है वो है ये सब, हाँ। So any archaeologist would say इसका कोई मतलब क्या है? This is all ये बकवास है, मगर बकवास नहीं है। वो तो okay, a particular historical context है, but it is important to build up a repository of oral history, myths, okay, ये सब देखिए बहुत चर्चा हुआ हो रहा है अभी, मगर हम लोग का इधर ही आर्कियोलॉजी खाली वो एक्सकवेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं। We have to so local history, स्थानिक हम लोग बोलते हैं बांग्ला में, एक लोकल हिस्ट्री कैसे बिल्डअप करता है, हाँ। So I'm looking at a lot of Bengali texts. ये anyway, I'll go to the next slide. So this is just one thing. This I have talked about. I have talked about the Vacha movement and how there are different voices of the past. So basically, the argument is that archaeological objects are not static, are not inert as we are excavating them. There are histories, there are oral histories which are very much surrounding or revolving around them. Okay, so to understand the importance of an archaeological object is not just important to look at the classification कि ये pottery NBP है, वो है, मगर एक साइट का इतिहास कैसे हो रहा है, उधर का जो इनहैबिटेंट्स है अभी तक कैसे वो साइट देखते हैं। सो इधर ही हुआ है कि आर्कियोलॉजी खाली मटेरियल कल्चर नहीं है, ओके, और मटेरियल कल्चर में भी एक और दूसरे के साथ जुड़े हुए रहता है। सो टेक्सचुअल हिस्ट्रीज, ओरल हिस्ट्रीज, कल्चरल मेमोरी, ये सब जुड़े हुए रहता है। ओके, सो आर्कियोलॉजी अभी बहुत चेंज हो रहा है, ओके, द वे वी परसीव आर्कियोलॉजी, नॉट जस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ओके। सो ये बुक which has come out, which is very important, which talks about local history, और ये बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ही है, आर्कियोलॉजी का कोई मतलब अलग से चैप्टर नहीं है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट कि पास्ट कैसे रिवाइव होता है इन द प्रेजेंट, ओके। सो इधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लोकल स्थानिक कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ओके। हम लोग लोकल बोलते हैं, नेशनल बोलते हैं, ओके, रीजनल बोलते हैं, ये सब कैटेगरीज कैसे डिफाइन होता है, और ये सब इन तीन कैटेगरीज के अंदर रिलेशनशिप क्या है, ये सब बहुत
काम हो रहा है हिस्ट्री में, मगर एज आई सेड वी हैव टू ब्रेक दीज बाउंड्रीज बिटवीन आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। थोड़ा जर्नल्स होना ही चाहिए। So, see, I can't read Hindi, right? But it is very important to document these things, to understand कि तभी तो archaeology अलग से professional discipline वैसे नहीं था। Institutionalized archaeology वो archaeological survey था, मगर grassroots में among the say the Bengalis or the people of Bihar, ठीक है, कैसे उन लोग का भावना चिंता कैसे होता था अबाउट द पास्ट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट दैट। सो कभी आप लोगों का कोई इंटरेस्ट होगा, इट्स इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट द वे नेशन बिल्डिंग वाज हैपनिंग इन से बिहार। इन बंगाल तो अभी देयर आर अ फ्यू आर्टिकल्स। सो जो मैं बोल रहा था कि आर्कियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री, these were, you know, they were interconnected. The main thing was to put up a national past, national identity. For that, Gupta Golden Age, that kind of a thing. That Bengali का past क्या है, Bengali का national past क्या है. So you have all these people, you have the foundation of the Gogol Sahitya Porishad, where Bengali identity was talked about. Then Rabindranath Tagore was talking about Itihas, Oitikashik Chitro, this journal which was coming out from Rajshahi, अभी modern Bangladesh में। So हम देखते हैं कि ये स्वदेश का चिंता क्या है, वो was getting the idea of Swadesh, that was getting linked with Sthaniya archaeological material which could be recovered from each district. Okay? And so thereby archaeology is becoming then there are divisions, different parts of the community. कौन कैसे एक particular site देखते हैं, like I did this work with a particular 13th century we call it Dev in Bengali. It's a architectural say temple to be considered. So I interviewed here with the local people, okay, with Munda groups who are situated there, located there, with local school teachers, and different perceptions of the past were coming up. Okay, so what constitutes these? So इधर भी I think there is a lot of scope. So whose past? Past मतलब archaeologist का past नहीं है, तो किसका past? Ownership of the past. This is a very political issue. Who owns the past? Past किसका है? कितना सारा अतीत है? ये अनुशासन it's important वो रिसर्च करने के लिए। वो स्थानिक इतिहास क्या है, उसके साथ folk, लोक संस्कृति कैसे जुड़े हुए हैं, these are important questions. So collective memory जो मैं बोल रही थी कि collective memory मतलब एक साइट को जुड़ के जो कल्चरल मेमोरी होता है उसमें बहुत बहस होता है। आप जैसे आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर साइट, वो आपका से ग्रेट ग्रैंडफादर थोड़ा डिफरेंट परसेप्शंस था। ओके, सो इट्स नॉट अनब्रोकन लाइक कंटिन्यूअस, वैसे नहीं, उसमें भी बहुत लेयर्स है, कॉम्प्लेक्स है। और ये मेमोरी और हिस्ट्री कहाँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप? कल हम लोग बोल रहे था, एक बात तो हो गया कि हिस्ट्री मतलब खाली टेक्स्ट नहीं, हिस्ट्री मतलब ऑल्सो ओरल हिस्ट्री। ओके, ओरल हिस्ट्री मतलब कल्चरल मेमोरी। तो मेमोरी और हिस्ट्री ये दोनों के बीच कोई विरोध है कि नहीं है? ठीक है, अभी हिस्ट्री का
मेथोडोलॉजी भी बदल गया है। आज हिस्ट्री जैसे वी टीच हिस्ट्री खाली क्लासरूम पे और आर्काइव और लाइब्रेरी में वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओके। वैसे दैट इज मटीरियलिटी, ओके। और टेक्सचुअल सोर्सेस जो मैं बताया कि लोकल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मगर एकमात्र कंपोनेंट नहीं है। सो ओरल ट्रेडिशन, लोकल संस्कृति, these are very important. Therefore, archaeological अधिक खाली रिकंस्ट्रक्शन, खाली वो एक्सकवेशन से हम लोग लिया है और क्लासिफाई किया बस हो गया in modern past, that is also something we are imposing. We have to keep in mind that. और कुछ नहीं, you have to be more open, going beyond the scientific excavation. Now this is something that I have worked on Bengal. Okay? आप देख रहे हैं कि ये heritage मतलब not just material culture. Again, heritage means it's a process which is happening in the present. So just not archaeological heritage. So this shows, ये book का नाम है Archaeology is an Action Word, and given details if you want to buy it for your library, that how heritage can be a significant tool for political, economic, environmental and social change. Like मैं एक पेपर में रिव्यू कर रहा था कि श्रीलंका में बिहार का इतिहास भारत का इतिहास है। तो बिहार भारत में कैसे एक अपना स्थान, जैसे राजा सर्वेश, राजा चूहड़मल,